इन भाजपा के नेताओं के लिए तो एक नया नाम है, वो है गाय चोर, गोरुसूर। तो आप खुश हो या दुखी हो सबसे पहले कि वाइस प्रेसिडेंट साहब ने रिजाइन कर दिया है? प्रधानमंत्री मोदी जी को एक स्वतंत्र सोच पसंद नहीं। चुनाव आयोग पर विपक्ष को प्रश्न उठाना पड़ेगा ही। अभी बिहार में भी ये सुनने को आ रहा है, तेजस्वी जी ने अभी बोला कि हम शायद बॉयकॉट करेंगे। कांग्रेस इज आल्सो सेइंग, किसी तरीके से आप इसको जन जन तक पहुंचा पाओगे कि क्या खेल खेला जा रहा है? कल को जाके हमें जेल भी जाना पड़े नागरिकों का वोट का अधिकार बचाने के लिए, हमें जेल जाने के लिए तैयार होगा। जिस तरीके से आपने ऑपरेशन सिंदूर के बारे में जो डिमांड किया है, प्रधानमंत्री आए, प्रधानमंत्री बात करें। सबसे पहले ये तो बताएं कि वो 5 आतंकवादी घुसे कैसे, वो पकड़े क्यों नहीं गए? 2024 इलेक्शन में व्हाट वन? अहंकार का पराजय हुआ, दोबारा एक सभ्य राजनीति की उसका प्रारंभ। आफ्टर 75 इयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस भी हम इस चीज को लेकर लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, एक दूसरे को झापड़ मार रहे हैं, वो है हिंदी इंपोजिशन का मामला। जब तक भारत में विविधता रहेगी, उस विविधता में लोग बंटवारे की राजनीति करेंगे। लेकिन क्या कांग्रेस उस एकता की राजनीति को ग्राउंड लेवल तक ले जा पा रही है? आपके स्लोगन्स कहां हैं? मैं मानता हूं कि भाजपा स्लोगन्स में हमसे बेहतर है। इफ नॉट मोदी देन हु? ये सवाल आज सबसे ज्यादा भाजपा और आरएसएस के अंदर बात हो रही है। पिछले एक हफ्ते में संसद में काफी सनसनी मची हुई है और इस बार ऑन द बैकफुट ऑपोजिशन नहीं दिखती है, ऑन द बैकफुट सरकार दिखती है। ऐसा क्या हो गया है कि इतने दिनों बाद एक सडन चेंज ऑफ स्ट्रैटेजी दिखता है कांग्रेस पार्टी की तरफ से, जहां सरकार के पास बहुत सारे सवालों के जवाब नहीं है और कहीं ना कहीं ये पूरा जो वाइस प्रेसिडेंट का रेजिग्नेशन का इशू है, वहां भी सरकार घेरे में लगती है। इस सब के बारे में, कांग्रेस के बारे में, बीजेपी के बारे में, डेमोक्रेसी के बारे में डिस्कस करने के लिए हमारे साथ हैं Deputy Leader in the Lok Sabha of the Congress Party, Gaurav Gogoi. Many thanks for joining us here. Thank you so much. So सबसे पहला तो सवाल मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि as Deputy Leader, जो कि एक वेरी इंटरेस्टिंग पोजीशन है, Deputy Leader of the Congress in the Lok Sabha, स्ट्रैटेजी, फ्लोर स्ट्रैटेजी को मैनेज करने के लिए a specific person, I think it's a good move. क्या what has been the learning and what has been the achievement? क्योंकि कहीं ना कहीं तो लग रहा है कि एक फ्लोर स्ट्रैटेजी है and the government is being pushed back. Is it so? देखिए, मैं पिछले सत्र में भी और पिछले लोकसभा में भी मैं डेप्यूटी लीडर था। उस समय हमारे लीडर अधीर रंजन जी थे और उस समय हमारी नेत्री सोनिया गांधी जी भी कांग्रेस पार्टी की चेयरपर्सन थे। मैं बस इतना कहना चाहूँगा कि उस समय और आज के तारीख में लीडर ऑफ अपोजिशन श्री राहुल गांधी जी जो अपनी एक सोच लाते हैं, उनका एक बहुत ही यूनिक सिग्नेचर स्टाइल है, जो मैं कह सकता हूँ ज़्यादा कम्बैटिव है, जो मैं कह सकता हूँ कि जो हमारे मेन जो प्रिंसिपल्स हैं, पोजीशंस हैं, वो बहुत बुलंदी से रख सकते हैं। जैसे कि आज की तारीख में चुनाव आयोग पर आज कल ही उन्होंने बहुत बड़ा बयान दिया कि सरकारी अफसर ये ना समझे कि आज वो जिस प्रकार से लोगों का वोट का अधिकार छीन रहे हैं, कल को जाके उन पर कोई कार्रवाई नहीं हो सकती। तो ये एक बुलंदी आई है कांग्रेस पार्टी में। मुझे लगता है कि 2024 का निर्वाचन एक बहुत बड़ा सबक था हमारे लिए कि जितना हम सकारात्मक और जितना हम आक्रामक रहेंगे, उतना ही लोगों का समर्थन हमें मिलेगा। उसके राहुल गांधी के आक्रामक रूप के तरीके पर, राहुल गांधी के लीडरशिप पर आसाम में क्या हो रहा है, बहुत सारे सवाल आए हैं इन सब चीज़ों के बारे में। लेकिन मैं शुरुआत में पूछना चाहूँगा, जो अभी जो करंट चीज़ है, जो ज्वलंत चीज़ है, जिसके वजह से काफ़ी गहमागहमी है, एक तो आपने जैसा कहा बिहार के बारे में, और दूसरा है जिस तरीके से वाइस प्रेसिडेंट का रेजिग्नेशन आया और कहीं ना कहीं लगता है सरकार को घेरे में भी ले वो जो जस्टिस वर्मा का जो पूरा इशू था और जो उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया मोशन टू डिसमिस, तो कहीं वो स्ट्रेटजी क्या थी और ऐसा क्यों दिख रहा है कि सडनली कांग्रेस पार्टी कह रही है नहीं नहीं ये गलत हो रहा है? क्योंकि बीजेपी तो बड़ी सरप्राइज है, कह रही है आप लोग को तो खुश होना चाहिए कि उन्होंने रिजाइन किया है, आप लोग के खिलाफ इतना कुछ बोलते थे। तो आप खुश हो या दुखी हो सबसे पहले कि वाइस प्रेसिडेंट साहब ने रिजाइन कर दिया है? देखिए, हम उस समय भी दुखी थे जब उपराष्ट्रपति अपने संवैधानिक पद पर बैठकर हमारे दलों के नेताओं को बोलने नहीं देते थे, और आज भी हम दुखी हैं कि उनको किस प्रकार से भाजपा के अंदर उनके साथ व्यवहार किया जा रहा है, क्योंकि वो एक संवैधानिक पद पर बैठे हुए हैं। तो दोनों समय जब उनके साथ कुछ हमारी बातें रखने का हमारी कंप्लेंट आप कह सकते हैं, या आज भी दोनों समय मापदंड सेम है कि कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट की गरिमा होती है। तो जो व्यक्ति उसमें बैठा है उसको उस गरिमा को समझनी चाहिए और उस व्यक्ति के साथ हमेशा सरकार भी एक मर्यादा के साथ काम करना चाहिए। तो मुझे लगता है कि आज
वो भाजपा जो हर ट्वीट उनका कोरियोग्राफ होता है, हर बात उनका कोरियोग्राफ होता है। उपराष्ट्रपति के इस्तीफे के बाद एक पूरा दिन लगा प्रधानमंत्री मोदी जी को ट्वीट करने में, और वो भी ऐसा ट्वीट जिसमें आदर कम निरादर ज़्यादा दिखता है मुझे, क्योंकि जो राजनीतिक भाषा से परिचित है उन्होंने क्या पढ़ा कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने बस यही कहा है कि आपको बहुत मौके मिले हैं, अब आप आगे बढ़िए। ये भाषा आदर का नहीं, और विशेष रूप से उस व्यक्ति के प्रति जो एक संवैधानिक पद पर बैठा हुआ है। तो मुझे लगता है इस प्रकार से कहीं ना कहीं भाजपा की अहंकार और एक संवैधानिक पद की जो गरिमा आज सरकार ने नीचे कर दिया है, उसको लेकर हम अपनी बात रख रहे हैं। आप काफी सुर्खियों में हैं, इस चीज को आपने काफी मुद्दे को उठाया भी है संसद में। तो कांग्रेस पार्टी का क्या मानना है, इसको क्यों किया गया है? कि जस्टिस वर्मा का केस या फिर कुछ और चिट्ठे सामने आ जाएंगे? ये जो इतनी हड़बड़ी में किसी को धक्का मारा गया है, क्यों मारा गया है? देखिए, मेरा व्यक्तिगत राय है कि एक उपराष्ट्रपति होने के नाते जो उनके दायरे में जो निर्णय आते हैं वे वो निर्णय लेने लगे, और प्रधानमंत्री मोदी जी को एक स्वतंत्र सोच पसंद नहीं, और इस स्वतंत्रता जो उन्होंने अपने कार्यों में, अपने मुलाकातों में जो आजमाया, ऐसा कुछ उन्होंने हमारे नज़र में तो आता नहीं है कि ऐसा कुछ अपमानजनक काम किया है, संविधान के विरोध में काम किया है, सदन के विरोध में काम किया है, उपराष्ट्रपति के संवैधानिक पद की गरिमा को चोट पहुंचाया, ऐसा तो कोई काम आया नहीं है। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी खफा हैं, अमित शाह जी खफा हैं, और बस खफा होने का कारण यही हो सकता है कि उपराष्ट्रपति ने अपने स्वतंत्रता का उन्होंने व्यवहार किया, वो जिससे मिलना चाहते हैं, किस प्रकार के इमोशंस वो सदन के अंदर लेना चाहते हैं। और प्रधानमंत्री मोदी जी को सिर्फ रिमोट कंट्रोल पसंद है, इंडिपेंडेंट थिंकिंग पर्सन नहीं पसंद। तो एक तो मुद्दा रहा वाइस प्रेसिडेंट के रेजिग्नेशन का, और दूसरा मुद्दा जो कांग्रेस पार्टी अब उठा रही है, और इसमें आप मेरे साथ शायद सहमत ना हो, लेकिन यूट्यूब में अगर आप देखें तो अजीत अंजुम जैसे जर्नलिस्ट बार बार ये जो स्पेशल रिवीजन हो रहा था उसके बारे में मुद्दा उठा रहे थे, और इलेक्शन कमीशन ने भी काफी झटके से ये काम किया था। तो कहीं ना कहीं वुड यू एडमिट कि कांग्रेस पार्टी ऑल्सो, या फिर पूरी विपक्ष भी, उनको थोड़ा समय लगा ये गेम समझने के लिए कि ये बिहार में क्या हो रहा है और ये अब पूरे देश में फैलेगा? देखिए, मेरे लिए बिहार एक ट्रेलर नहीं चुनाव आयोग की राजनीतिकरण का, क्योंकि हमारे प्रदेश असम में 2023 में चुनाव आयोग ने जिस प्रकार का डिलिमिटेशन किया, वो पूरा भाजपा को राजनीतिक रूप से लोकसभा और आने वाले विधानसभा में मदद करने के लिए डिलिमिटेशन किया है। और क्योंकि हमने वो रुख देखा, इलेक्शन कमीशन उस समय भी हमारे जो सवाल थे उसका उत्तर नहीं दिया, कोर्ट में भी वो जाकर कुछ स्पष्ट रूप नहीं दे पाए। क्यों? वो 23 साल पुराना सेंसस जो 2001 में हुआ, उस सेंसस के आधार पर डिलिमिटेशन कर रहे हैं। क्यों? डिलिमिटेशन की जो प्रिंसिपल्स हैं कि हर क्षेत्र में समान मतदाता रहना चाहिए, समान वोटर्स रहना चाहिए, उन्होंने क्यों नहीं किया? ऐसे कुछ सीटें बना दिए जहाँ पे बहुत सारे वोटर्स हैं, ऐसे सीटें बना दिए जहाँ पे कम वोटर्स हैं। तो पूरा राजनीतिक रूप से फायदा भाजपा को देने का हमने ट्रेलर उसी समय देख लिया था। तो मैं तो पिछले साल से ही दल के अंदर विभिन्न मीटिंग्स के अंदर बोल रहा हूं कि चुनाव आयोग पर विपक्ष को प्रश्न उठाना पड़ेगा ही, क्योंकि ये बात विपक्षी दलों का नहीं है। संविधान और देश की जनता अपेक्षा करती है कि चुनाव आयोग निष्पक्ष रहे। हम दूसरे प्रदेशों की तरह चुनाव नहीं बनाना चाहते जहां पर विपक्षी दलों के नेताओं को बाहर निकलने नहीं देते, जहां पर उनको हाउस अरेस्ट करके रखते हैं। ऐसा चुनाव हमने बांग्लादेश में देखा है। ऐसा प्रक्रिया हम कतई भारत के अंदर नहीं चाहते। तो ये मुद्दा सिर्फ दलों का नहीं, ये मुद्दा आम नागरिकों का है कि चुनाव आयोग आज निष्पक्ष नहीं पर एक राजनीतिक अस्त्र भाजपा का बन चुका है। आपने बांग्लादेश का जो एक जिक्र किया, उससे मुझे एक और चीज अभी याद आ रहा है कि बांग्लादेश में भी विपक्ष ने बोला था कि हम चुनाव को बॉयकॉट करेंगे, एंड इट डिड नॉट गो डाउन वेल। जब चुनाव कोई भी डिक्टेटोरियल पावर कहेगा हाँ तुम बॉयकॉट कर दो। अभी बिहार में भी ये सुनने को आ रहा है, तेजस्वी जी ने अभी बोला कि हम शायद बॉयकॉट करेंगे। कांग्रेस इज ऑल्सो सेइंग एवरीथिंग इट इज नॉट ऑफ द टेबल। क्या वो सोल्यूशन रहेगा कि आप बॉयकॉट करोगे, या किसी तरीके से आप इसको जन जन तक पहुंचा पाओगे कि क्या खेल खेला जा रहा है? हाउ डू यू टेक दिस फॉरवर्ड? चलो प्रॉब्लम है तो अब क्या? मुझे लगता है बॉयकॉट भी जन जागरण का एक माध्यम है। जनता को पता तो चले कि ये मुद्दा इतना छोटा मुद्दा नहीं, ये एक साधारण मुद्दा नहीं जो एक निर्वाचन में उठता है।
आज अगर कोई पार्टी बॉयकॉट करे तो 5 साल और वो सत्ता से दूर रहने का ये जो रिस्क ले रही है, किसी कारण से ले रही होगी। ये किसी निर्वाचन या राजनीतिक मापदंड नहीं, देश को एक बहुत खतरनाक जगह में है, इसलिए इतना एक्सट्रीम स्टेप ले रही है। तो मुझे लगता है कि अंत में जाके, वो चाहे बांग्लादेश हो चाहे श्रीलंका हो, जब तक जनता नहीं जागेगी तो ये जो इंस्टीट्यूशंस हैं ये काबू में नहीं आएंगे। कुछ चंद नेताओं के हाथ में ये रहेंगे और जब तक वो उनके कठपुतले रहे तब तक जनता की ही आवाज़ को दबाया जाएगा, जनता का हक छीना जाएगा। आपको बस इसी बात का आपको पनिशमेंट मिलेगा, दंड मिलेगा कि आप वोट नहीं दे सकते क्योंकि आप भाजपा के विपक्ष वोट देना चाहते हो। तो इससे हमें बचना है और सारे रास्ते हमें हमारे लिए खुले रहने चाहिए। सो यू आर कंसिडरिंग, दिस इज वेरी मच एन ऑप्शन दैट कांग्रेस पार्टी भी बोल रही है कि कंसिडर किया जा सकता है, बॉयकॉटिंग ऑफ द बिहार असेंबली इलेक्शंस। इट्स अ बिग थिंग। I am saying that election commission needs to be convinced, needs to be urged, needs to be pushed, needs to be lobbied by all sections of Indian society, including political parties and citizens. And this is not about political rights, it's not about the rights of a political party, but the rights of a citizen. And therefore, when it comes to protecting the right of a citizen, कल को जाके हमें जेल भी जाना पड़े नागरिकों का वोट का अधिकार बचाने के लिए, हमें जेल जाने के लिए तैयार होगा। और यही एक दूसरा उदाहरण कि हर कदम के लिए हमारे पार्टियां तैयार होनी चाहिए। ठीक है, ये मुद्दा तो काफी बड़ा है। और एक और जो सिमरिंग मुद्दा जिसको लेकर हमने देशभक्त पर भी एक मुहिम चलाई थी कि हमने कहा था कि सरकार के साथ तो हम 120% रहेंगे जब तक ये मिलिट्री ऑपरेशन चल रहे थे पाकिस्तान के खिलाफ, और हमने एक चूक भी तब नहीं की थी। लेकिन तब से हमने बात करना शुरू कर दिया ऑपरेशन सिंदूर के बारे में, जब हमने देखा कि फिर से वही बालाकोट के बाद जो फॉर्मूला अपनाया गया था वो हमने बिहार में देखा, जब प्रधानमंत्री के फाइटर जेट में कपड़े पहनकर पोस्टर लगने लगे, तब हमने भी सवाल उठाया। अब ये देखा गया है, और मेरे ख्याल से बीजेपी भी आपसे इस बात पर खासा नाराज है, जिस तरीके से आपने ऑपरेशन सिंदूर के बारे में जो डिमांड किया है, प्रधानमंत्री आए, प्रधानमंत्री बात करे। तो ये मुद्दा बड़ा सेंसिटिव इसलिए हो जाता है क्योंकि हम लोग जब अपने चैनल पर भी बात करते हैं, हम ये देखते हैं कि लोग इसको नेशनलिज्म के साथ कंपेयर करते हैं, और सरकार से सवाल अगर आप पूछें तो उसे एंटी नेशनल देखा जाता है। जबकि मैं लोगों को ये बात याद दिलाता हूं कि अगर आप कारगिल की बात करें, ऑपरेशन पराक्रम की बात करें, हमारे लॉसेस तब भी हुए थे। हम ऐसा देश नहीं है जो अपने लॉसेस छुपाता है। हमने रेड लाइन भी ड्रॉ किया, हमने अपने मिसाइल्स भी दागे, और जहां लॉस हुआ हम उसको भी मानते हैं। तो आप चाहते क्या हो? प्रधानमंत्री आए और पार्लियामेंट में क्या बताए आपको? व्हाट आर द डिटेल्स दैट यू आर लुकिंग फॉर? मैंने क्या एडमिशन दे वो? सबसे पहले ये तो बताएं कि वो 5 आतंकवादी घुसे कैसे और उनको पकड़े क्यों नहीं गए? ये और उनको वो घुसे कैसे? उनको किसने पनाह दी? उनको किसने जानकारी दी? वो वहाँ से फरार कैसे हुए? आर्मी तो पूरा हमारे भारत और पाकिस्तान के सेना पे तैनात है, तो ये लोग भाग के निकले कैसे? और कोई जानकारी देश के पास क्यों नहीं? पहलगाम में जो लोगों की मृत्यु हुई, क्या उनके परिवार के सज्जनों को का ये जानना उचित नहीं है? क्या ये जानना उचित नहीं कि जब हमें लग रहा था कि हमारी सेना सीमा के उस पार पहुंचने वाली है, तो अंत में प्रधानमंत्री मोदी जी ने निर्णय क्यों लिया कि हम अपने सेना को आगे बढ़ने से रोके? क्या हमें जानने का ये हक नहीं कि क्यों हमने जो जवाब जो हर भारतीय नागरिक देना चाहता था, उस अंतिम लक्ष्य तक हम क्यों पहुंच नहीं पाए? अंतिम लक्ष्य पहुंचने से पहले प्रधानमंत्री मोदी जी ने सेना को क्यों वापस पीछे ले लिया? क्या हमें जानने का हक नहीं? क्या हमें यह जानने का हक नहीं कि आज विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय देश पाकिस्तान के साथ वैसा ही सलूक कर रहे हैं जैसे पहले कर रहे थे? पहलगाम के पहले और पहलगाम के बाद अंतर्राष्ट्रीय देशों और पाकिस्तान के देश के बीच में उनके जो रिश्ते हैं उसमें कोई बदलाव नहीं। राष्ट्रपति ट्रंप वहाँ पे जाना चाहते हैं, दूसरे देश अब पाकिस्तान के साथ व्यापार करना चाहते हैं, राजनीति करना चाहते हैं। तो जहाँ तक सेना की बात आती है, हम सेना के साथ पहले भी, आज भी और हमेशा सेना के साथ रहेंगे। लेकिन जो चूक पहलगाम में हुई वो सेना की नहीं थी। जो चूक आज अंतर्राष्ट्रीय डिप्लोमेसी में हुई वो सेना की नहीं है। जो सेना को जो निर्णय दिया गया कि आप आगे मत बढ़िए, वो निर्णय सेना का नहीं था। तो जहाँ जहाँ प्रधानमंत्री मोदी जी और सरकार की भूमिका आती है सेना के बाहर, सेना को परे रखते हुए, वहाँ पर मुझे लगता है कि लोगों का पूरे तरीके से जानने का अधिकार है।
ये जो सेना और जो सरकार के जो फैसले हैं, इसको समझाना आसान तो नहीं है, ये बात मैं भी मानता हूं, लेकिन आई गेट योर पॉइंट देयर। लेकिन ये सब आप करोगे कैसे? क्योंकि मणिपुर के इशू में भी देखो, प्रधानमंत्री को कटघरे में लाने के लिए, उनसे सवाल पूछने के लिए कितनी मेहनत करनी आए पड़ी तो थी। सही। आए, बाद में आए। यहां फिर से मैं देख रहा हूं वही प्रॉब्लम है। आप कोशिश कर रहे होगे, मैं मानता हूं, लेकिन क्या प्रधानमंत्री सुनने के मूड में है? वो तो यूके में बैठे हुए हैं, आप ये सब कर रहे हो, ठीक है। लेके तो आएंगे प्रधानमंत्री को, जैसे मना कर खींच कर, जैसे भी मणिपुर में हम उनको लेके तो आए, और वैसे ही आप विश्वास रखिए आने वाले दिनों में सदन के अंदर उन्हें अपनी बात रखनी ही पड़ेगी ही। बहुत सारे सवाल जो आपके लिए आए हमारे देशभक्त कम्युनिटी से नेशनल इश्यूज पर हैं, और मैं उन पर जाऊंगा भी, जहां तक डीलिमिटेशन नेशनली की बात हो। वो एक बहुत बड़ा मुद्दा है। और भी काफ़ी सारे मुद्दे हैं, लेकिन मैं थोड़ा सा उससे पहले आसाम पर फोकस करना चाहूँगा, क्योंकि आपसे रिलेटेड बहुत सारे सवाल आसाम पे हैं। और मैं बहुत इंटरेस्टिंगली ये देखता हूँ कि आसाम में जो हो रहा है वो कहीं ना कहीं एक लैब बन रहा है। जो हम पहले गुजरात लैब कहते थे, अब वो आसाम में बन रहा है। अब आप आसाम प्रदेश कांग्रेस को भी हेड कर रहे हो, और आपने कुछ चेंजेस वहां ऑलरेडी करनी शुरू कर दिए। एक चीज जो मैंने नोटिस किया था कि न्यू डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट्स जो आपने अपॉइंट किए हैं, और बूथ लेवल लीडरशिप जो आपने रीशफल किया है। देशभक्त पर हम इस बात पर काफी फोकस करते रहते हैं, बीजेपी वर्सेस कांग्रेस, और एक चीज हमें जो कॉन्स्टेंटली दिखता है कि बूट्स ऑन द ग्राउंड, बूथ लेवल वर्कर। क्या आप इस बात को मानोगे कि कांग्रेस की वीकेस्ट लिंक पॉइंट वो है कि उसका जो बूथ लेवल वर्कर है, जो अल्टीमेटली इंश्योर करता है कि जो लोगों की मंशा है वो ट्रांसलेट करे वोट में, वो कमजोर है? देखिए, पहले क्या होता था कि इस समस्या को शायद जितनी तवज्जो देनी चाहिए थी, हमने दी नहीं थी, और इसीलिए समस्या और बड़ी हो गई। आज तवज्जो देते हैं, लेकिन समस्या का हल एक दिन में, एक महीने में नहीं आता। रातों रात हम सबने समस्या का आकलन तो कर लिया, अब मेहनत तो करनी पड़ेगी हमें। तो हाँ, अगर अगर कहना चाहेंगे कि क्या हम संतुष्ट हैं, तो संतोषजनक तो नहीं है, लेकिन क्या आज और आज से 2 साल पहले की जो प्रक्रिया रहती है हमारी हर गाँव में, हर बूथ में, क्या उस प्रक्रिया में बदलाव आया है? पूरी तरीके से बदलाव आया। मुझे लगता है कि आज के तारीख में जिस प्रकार से निर्वाचन कांग्रेस या भाजपा लड़ती है, उसमें ज़्यादा कोई अंतर नहीं। पहले जो सामाजिक माध्यम सोशल मीडिया का होता था, या बूथ का होता था, या प्रचार का होता था, आपने देखा होगा भारत जोड़ो यात्रा के बाद हर चीज़ पर हम टक्कर दे सकते हैं। हाँ, फ़र्क ये है कि उनके पास इलेक्टोरल बॉन्ड्स हो या चंदा हो, चंदा उनके पास ढेर है, ढेर चंदा होने के कारण उनकी काम करने की क्षमता ज़्यादा है, लेकिन हम भी वो सब काम करते हैं, पूरी तरीके से लड़ाई लड़ते हैं। और इसलिए असम में भी इस बार हमने जो नारा दिया है अपने कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को, लोगों को, वो असमिया में या अहोमिया में हम कहते हैं जो जेखन होबो, जिसका हिंदी में अगर आप उसका अनुवाद करें तो उसका अर्थ होगा कि इस बार हम लड़ेंगे। तो लड़ाई होगी हर बूथ में, हर गांव में, सामाजिक माध्यम में, विधानसभा में, सदन में और सड़कों में। लेकिन आप लड़ाई करोगे कैसे जब ऑलरेडी एक माहौल जो बना दिया गया है? हेमंत बिस्वा ने ऐसा माहौल बना दिया है, अस वर्सेस देम का अहोमिया वर्जन, विच इज बेसिकली कि भाई ये हम तो अहोमिया खत्म हो जाएंगे, बांग्लादेशी पूरे आ जाएंगे। हाउ डू यू कंटेस्ट दैट? उसको आप कैसे डिफीट करोगे? सिर्फ लड़के? मेरा पूरा विश्वास है जनता के विवेक पर। आप जनता का राजनीतिक सूझबूझ को इतनी सरल तरीके से मत लीजिए। हिमंत बिस्वा शर्मा जी राजनीतिविद है, राजनीतिक व्यक्ति हैं, एक राजनीतिक दल के सदस्य हैं। राजनीतिक भाषण देना उनका कर्तव्य है, राजनीति करना उनका कर्तव्य है। हम भी उसी प्रकार से एक दल के एक प्रतिनिधि हैं, हम भी अपनी राजनीतिक जो सोच है, विचार है, देश के सामने रखेंगे। और जनता जो आज नहीं, बहुत पहले से सारे राजनीतिक दलों को देखा है, उनके काम को देखा है, उनकी विचारधाराओं को समझा है। जनता राजनीतिक रूप से सूझबूझ है अगर आपने जनता को विकल्प दिखाया। ये राजनीति हिमंत बिस्वा शर्मा जी झारखंड में कर रहे थे घुसपैठियों के नाम पर, और जहां जहां गए आप वहां पे देखे वहीं वहीं भाजपा हारी है, क्योंकि झारखंड के नेताओं के, झारखंड के लोगों के पास एक राजनीतिक विकल्प था। एक दल में एक जेएमएम और कांग्रेस के जो अलायंस था उसमें उन्होंने एक विकल्प देखा, हम जो करना चाहते थे उसमें एक विकल्प देखा। तो मुझे लगता है कि वे अपना राजनीति करें,
हम अगर अपनी बातें ठोस कदम से और जनता के नब्ज को अगर हम पकड़ पाएं, उनके सपने को हम समझ पाएं, उनके समस्याओं को दूर करने के लिए हम कोई नई सोच उनके सामने रख पाए, तो जनता जनार्दन इस प्रकार के राजनीतिक जो टिप्पणियां हैं विपक्षी दलों के परे रखकर वो अपने हित में सोचकर कांग्रेस पार्टी की तरफ आएगी। मैं अग्री कर जाता अगर आप सिर्फ इसको राजनीतिक टिप्पणियां तक रखते हैं, लेकिन आप जो कह रहे हो ना कि वो पॉलिटिशियन है तो उनका कर्तव्य है कि वो अपनी पॉलिटिक्स खेलेंगे और आप लोगों की विवेक पर डिपेंड करेंगे और उनको एजुकेट करेंगे। लेकिन मैंने ये जो हेमंत का ये जो रूप देखा है, खासकर कि आपके खिलाफ काफी नाराज है, पता नहीं कहीं से इंस्ट्रक्शन आया या वो देख रहे हैं कि कोई पॉलिटिकल ऑपोजिशन वो बन रहा है। शुरुआत से पता नहीं क्यों, लेकिन वो इंस्ट्रक्शन भी नहीं, let me- वो जब कांग्रेस में थे तभी भी हमसे थोड़ा दूरी बना के रखते थे, पता नहीं क्यों। उम्र में हमसे बड़े हैं वो, उनका अनुभव हमसे ज़्यादा है। हम तो जब वो कांग्रेस में थे उनसे तो हम बातचीत करना चाहते थे, बट कोई कारण होगा शायद चक्र या ग्रह का मिलता नहीं था। चुंबक के दो ऑपोजिट तरीके से जैसे कभी एक रूम में आते नहीं थे, वो भी हमसे हमेशा कांग्रेस में रहते हुए भी हमसे दूर रहते थे। और अब जाकर ऐसा हो गया है कि राजनीतिक में इंडिया में हमेशा देयर इज कहीं ना कहीं एक पर्सनल और प्रोफेशनल में एक फर्क रहता है। जिस तरीके का फैमिली अटैक मैंने देखा है, that is a little bit surprising. I mean, just to quote him, I have documents to prove that his wife is involved in collecting various intelligence inputs of the government of India on behalf of climate lobby on September 10th. I am going to reveal their relationship with the Pakistani army. एक तो मुझे समझ में नहीं आया कि सितंबर 10th क्यों, अगर नेशनल सिक्योरिटी का मामला है तो इमीडिएटली करो। आपने भी बोला है कि भाई would you resign if you are not able to prove your allegations. लेकिन ये जो पर्सनल अटैक है ये ऐसा क्यों है? ही माइट नॉट लाइक यू, मैं ये बात भी समझ गया, चलिए ठीक है, लेकिन इस तरीके का किसी के फैमिली मेंबर्स पर अटैक करना, जैसा व्यक्तित्व वैसी राजनीति, उनका व्यक्तित्व वैसा है तो राजनीति उस हिसाब से करेंगे। पर अगर उनको लगता है कि इस राजनीति से हम पीछे हट जाएंगे या हमारा ध्यान भटकेगा या लोगों का ध्यान वो भटकाने में सफल रहेंगे, तो ये तो होने नहीं वाला। हम आज भी जो उनके सरकार की जो भ्रष्टाचारी है, उनकी जो नाइंसाफ़ी है विभिन्न समुदाय के साथ, वही बातें हम आगे ले जा रहे हैं। और मुझे लगता है कि दोबारा कहीं ना कहीं ये उन्हीं की अंदर जो इनसिक्योरिटी है, जो उन्हीं के अंदर जो पुराना जो एक एंग्जाइटी है मुझको लेकर, वही दर्शा रहा है। मुझे इन बातों से ज़्यादा चिंता नहीं है, मैं अपना काम करते जाऊंगा। मुझे एक दायित्व दिया है कि कांग्रेस पार्टी को आने वाले चुनाव में जिताना है और वही काम मैं आने वाले 8 महीनों में करते जाऊंगा। और लेट मी गिव यू एन एग्जांपल। पिछले 1-2 साल पहले की बात है कि यूएस लाइब्रेरी ने मुझे इनवाइट किया था टू टॉक अबाउट सोशल मीडिया। मैं चले गया, मैं बहुत जगह सोशल मीडिया पे बात करता हूं, वहां भी चले गया। यूएस एम्बेसी ने एक फोटो, एक सोशल मीडिया पोस्ट डाल के बोला था कि ऐसा 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 सो एंड सो इवेंट होने वाला है। द राइट विंग मेड दैट इनटू कि मैं सीआईए एजेंट हूं, जॉर्ज सोरोस का एजेंट हूं, मुझे पैसा मिला है। व्हाट आई एम ट्राइंग टू गेट टू यू कि एक होता है फैक्ट और एक होता है जो प्रोजेक्शन हो जाता है, जिसको एम्पलीफाई किया जाता है। आर यू नॉट वरीड कि इस तरीके से दिन रात आपके फैमिली पर अटैक करके, आपको पाकिस्तानी कनेक्शन बोल के, ही विल बी एबल टू डेंट योर इमेज? हम भी तो चुपचाप नहीं बैठे हैं ना आकाश जी, हम भी तो काम कर रहे हैं ना, हम भी मशक्कत कर रहे हैं। हम भी उनके जो सरकार के मंत्रियों का जो उनका जो भ्रष्टाचार है वो आपको पता नहीं होगा कि पिछले 10 दिन पहले एक केंद्र सरकार का एक स्कीम था कि जहां से वो गुजरात से गाय ला रहे थे 300 और 300 गायों को उनको बांटना था जो वहाँ के हमारे किसान हैं असम के। उस 300 में तो 100 गाय तो भाजपा के नेताओं ने अपने प्राइवेट फार्म में ले लिए, किसी ने अपने परिवार के नाम पे ले लिया। तो उसको लेके अब तो असम में इन भाजपा के नेताओं के लिए तो एक नया नाम है, वो है गाय चोर, गोरुसूर। हाँ, तो हम तो यही बोलते हैं कि जो गाय के नाम, गाय माता के नाम पर वोट मांगती है, आज वो गाय की चोरी तक आज करने लगे हैं। तो हम भी तो चुपचाप नहीं बैठे हैं। और दोबारा मैंने कहा कि वो अपना पक्ष रखे, हम अपना पक्ष रखे, वो ज़ोर से बोलेंगे, हम भी ज़ोर से बोलेंगे, और मेरा विश्वास है जनता पर। बट वाई नॉट टेक इट टू कोर्ट? ये राहुल गांधी का पासपोर्ट का इशू फॉर एग्जाम्पल, वी नो दैट भाई इसमें फैक्ट होना तो बड़ा मुश्किल है, तो मैंने बीजेपी इज वेरी लिटिजियस, तो इसको कोर्ट में ले जाकर डेफेमेशन क्यों नहीं? व्हाई नॉट जस्ट यू नो, जिनका ब्रेड बटर डेफेमेशन है, कितने बार कोर्ट लेके जाओगे? ओके, जिनका रोजी रोटी ही बदनाम करना है, मानहानि करना है, तो आप उनको कितने बार कोर्ट में लेके जाओगे? आज इस मुद्दे पे मानहानि करने की कोशिश करें, कल कोई और मानहानि है, इनका
उत्तर एक है, बस राजनीतिक रूप से हराना। तो इसका एक कॉरोनरी क्वेश्चन फिर मेरा बनता है। एक तो ठीक है, चलो मैंने मान लिया कि यू आर नॉट गोइंग टू रिएक्ट टू देम, लेकिन प्रॉब्लम मैंने भी ये देखा है ऑपोजिशन खास करके कांग्रेस में, इज दैट अ लॉट ऑफ द एक्टिविटी इज रिएक्शनरी। बीजेपी कुछ करता है, राइट कुछ करता है, देन द पार्टी रिएक्ट्स टू इट इंस्टेड ऑफ सेटिंग द नैरेटिव। तो आपको लगता है कि क्या अब 11 साल बाद उस कदम, मैंने इस हफ्ते को तो मैं देखकर ये बोल सकता हूं कि हाँ थोड़ा सा है, तो वो एक कॉन्शियस अटेम्प्ट है कि नैरेटिव हम सेट करें? और कौन सा एग्जाम्पल होगा अगर मैं बोलूं? इसके अलावा कास्ट सेंसस की मांग राहुल गांधी जी ने भारत जोड़ो न्याय यात्रा, जो उनकी दूसरी यात्रा थी 2024 की शुरुआत में, उसका नतीजा यही हुआ कि 2025 में आज प्रधानमंत्री मोदी जी को मानना पड़ा कि केंद्र सरकार को कास्ट सेंसस करना पड़े। उसी प्रकार से आज पिछड़ों के हित में जिस प्रकार से राहुल गांधी जी अपनी आवाज़ उठा रहे हैं, दलितों के पक्ष में जिस प्रकार से आदरणीय खड़गे जी अपनी आवाज़ उठा रहे हैं, कि आज के आधुनिक युग में आज भी एक असमानता है, सबको उनका मौका नहीं मिल रहा है, और ज़्यादातर जो लोग मौके से वंचित हैं वो ज़्यादातर पिछड़े और दलित और अल्पसंख्यक हैं। तो ये जो बातें हम उठा रहे हैं, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये सरकार भी उस बातों को समझ रही है। सरकार काफ़ी, जैसे आपने कहा, बैकफुट पे है। और जो इससे पहले भी अगर आपने बात कही 2024 में 24 जो संविधान खतरे में है, वो भी बात कांग्रेस पार्टी ने ही राहुल गांधी जी के भारत जोड़ो न्याय यात्रा के द्वारा उन्होंने स्थापित की, और संविधान को बचाना आम नागरिकों ने पिछले लोकसभा चुनाव में अपना कर्तव्य समझा, और इसीलिए अयोध्या जैसे जगह में भी भाजपा को हराया। और इसीलिए मुझे लगता है कि काफ़ी कुछ, मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी भारत जोड़ो न्याय यात्रा के पहले एक उनकी एक हमारी एक स्थिति थी, और इसलिए हमने उदयपुर में एक चिंतन भी किया, जिस चिंतन में यही बात उजागर हुआ कि हमें देश भर में कन्याकुमारी से कश्मीर तक एक यात्रा करनी थी। और आज कांग्रेस की एक और पहचान है भारत जोड़ो यात्रा के पश्चात। वो तो है, आई थिंक कोई भी क्रिटिक भी ये डिबेट नहीं करेगा कि भारत जोड़ो यात्रा वाज अ ग्रेट आइडिया, और एक नई एनर्जी आई थी उसमें। कंटिन्यूएशन कितना हुआ था, इंडिया अलायंस का क्या है, उस पर मैं अभी आता हूं। लेकिन द अदर क्वेश्चन दैट आई वांटेड टू आस्क यू इज दैट मैं जब ये सारे सवाल आ रहे थे ना, तो आपका और राहुल गांधी का एक तरीके का मैं एक एको देख रहा था। बोथ ऑफ यू आर कमिंग फ्रॉम पॉलिटिकल बैकग्राउंड्स। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट मैं आपके पिताश्री से बहुत बार मिला हूं, बहुत बार इंटरव्यू किया था। एंड द ब्यूटी ऑफ व्हाट पीपल से तरुण गोगोई के बारे में, कि जब वो सीएम भी थे वो उसी तरीके से आपसे बात करेंगे, जब वो पावर में नहीं थे उसी तरीके से बात करेंगे, उनमें कभी कोई ईगो और ये सब नहीं था। But that reminds me of something that Yogendra Yadav said about Rahul Gandhi, that Rahul Gandhi is a very down-to-earth person, is a very spiritual person. Gaurav, what I wanted to know is कि क्या एक सभ्य इंसान होना, क्या एक हम्बल इंसान होना, जो ऐसे सिट बैठकर विदाउट, अच्छा मुझे सवाल बताओ क्या पूछोगे, आज पॉलिटिक्स में ऐसे लोगों की जगह है? सभ्यता की जगह है? जरूरत है, मैं तो मानता हूं, मैं कहता हूं जरूरत है, क्योंकि राजनीतिक विचार पहले भी थे। एक ही घर में एक ही परिवार के दो लोगों की राजनीतिक विचार अलग हो सकते थे, लेकिन डाइनिंग टेबल पे राजनीति पर बात होती थी। लेकिन आज पिछले कुछ सालों से इतना पोलराइज्ड हो गया है, ये व्हाट्सएप ग्रुप्स ने तो में हम तो अपने परिवार के सदस्यों के साथ राजनीति पर बहस नहीं कर सकते, क्योंकि पूरा वो बहस की संस्कृति ही चली गई है, क्योंकि वो सभ्यता ही चली गई है। हम ये नहीं कहते कि सब कांग्रेस के समर्थक हो, हम ये नहीं कहते कि बीजेपी के समर्थक देशद्रोही हैं, सबका अपना अपना एक रवैया है। लेकिन अगर हमारे बीच में सभ्यता नहीं रहेगी तो हम ये जो पोलराइज्ड एक सोसाइटी होगी, फैमिली व्हाट्सएप ग्रुप्स जो पोलराइज्ड हो गए, इसका अंतिम नतीजा क्या होगा? तो इसीलिए मुझे लगता है कि सभ्यता की जगह है, क्योंकि आज उसकी ज़रूरत है, क्योंकि हम भारत जो हमारी विविधता की भारत है, उसको एक सभ्य समाज ही उसको एकत्रित रख सकता है। चलिए ठीक है, और उस पर भी आते हैं। I'll come to that question। और बात ये भी है आकाश जी, आप कहीं ना कहीं सभ्यता को या सभ्य को आप कमजोरी से मत जोड़िएगा। आदमी व्यक्ति सभ्य और शक्तिशाली हो सकता है, सभ्य को आप कमजोरी से मत इसका आकलन करिए। सभ्य और ताकत दोनों साथ साथ हो सकते हैं। 2024 इलेक्शन में व्हाट वन, मैं ये सवाल इसलिए भी पूछ रहा हूं क्योंकि इस बात का जो रिस्पेक्ट है, क्या वो लोगों में है
क्या वो सभ्य को कमजोर नहीं मान रहे हैं आज के डेट में? 2024 में क्या ताकत जीती? आज अगर बीजेपी जिस पोजीशन पर है वो सभ्यता के बेसिस पर है या ब्रूट फोर्स के बेसिस पर है? मैं तो 2024 में तो उनका गिरावट हुआ ना। जो पार्टी 400 पार का नारा जो वो प्रधानमंत्री जी भी देने लगे, और प्रधानमंत्री जी तो अपने आप को एक समय पर दिव्य शक्ति भी, एक दिव्य अवतार भी अपने आप को समझने लगे। उनको अगर ज़मीन पर लाया तो भारत की जनता ने ही लाया ना। तो और भारत की जनता तभी ये सिद्धांत ले सकती है जब उनको विकल्प पर विश्वास हो। अगर विकल्प या विपक्ष पर उनका विश्वास नहीं तो भारतीय जनता भी उपायहीन होगी कि हम अगर नाराज़ भी हैं तो हमारा अपनी नाराज़गी जताए कहाँ। तो उस समय जो एक ताकत कांग्रेस पार्टी में आई, इंडिया अलायंस में आई, भारत जोड़ो यात्रा के बाद, जिस भारत जोड़ो यात्रा का मंत्र था मोहब्बत, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं उस 24 के निर्वाचन में अहंकार का पराजय हुआ और कहीं ना कहीं दोबारा एक सभ्य राजनीति की पुनर्जीवन आप कह सकते हैं उसका प्रारंभ हुआ। ठीक है, फिर आते हैं नेशनल इश्यूज पर आते हैं और सबसे पहले मैं इसी बात से ही शुरू करता हूं। भारत जोड़ो यात्रा वाज अ गुड आइडिया, हमने भी उस पर एपिसोड बनाया है एंड वी एडमिटेड टू द फैक्ट दैट ये कुछ अलग किया कांग्रेस पार्टी ने एंड इससे एक नई विगर आई पार्टी में। मैं ये बात मानता हूं, लेकिन मैं ये भी बात बोलता हूं चैनल पर कि जो इंडिया अलायंस आई, और आप मुझसे डिसएग्री कर सकते हो, लेकिन काम उसने सिर्फ 2 महीना किया था, एक्चुअल टुगेदर वर्क, एंड उसका उन्हें बहुत अच्छा परिणाम भी मिला। 2 महीना जो उन्होंने काम किया था एंड दे गॉट अ वेरी वेरी हैंडसम रिवॉर्ड। लेकिन आप क्या मानोगे ये मिस्ड अपॉर्चुनिटी है कि इंडिया अलायंस ने उसके बाद क्या किया 1 साल में कि उसका एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम नहीं बन पाया, स्टीयरिंग कमेटी नहीं बन पाई, फ्लोर स्ट्रेटजी नहीं बन पाई। आप बताओ, आपको मालूम होगा क्या पार्लियामेंट के फ्लोर पर इंडिया अलायंस की कोई फ्लोर स्ट्रेटजी है 1 साल? देखिए, हम दिल्ली में हैं। दिल्ली का वोटर एमसीडी में एक वोट देता है, विधानसभा में दूसरा वोट देता है और लोकसभा में तीसरा वोट देता है। तो हर निर्वाचन, आप लोकसभा निर्वाचन और उसके बाद विधानसभा निर्वाचन में दलों का रुख एक ही होगा, वो आप नहीं मान सकते। आप भी राजनीति समझते हैं, जनता भी समझती है, केरल के लोग भी समझते हैं कि जब केरल का निर्वाचन आएगा तो कांग्रेस और लेफ्ट के बीच में राजनीतिक रूप से जंग होगा। ठीक है, लेकिन जब लोकसभा आएगा ये दोनों एकत्रित हैं, तो जनता समझती है। तो इसीलिए आप जो एकजुटता आप 2024 के लोकसभा चुनाव में आपने देखा, वो एकजुटता बाद के विधानसभा में अपेक्षा करना थोड़ा सा असाधारण है। लेकिन सदन के अंदर आपने क्योंकि सदन का उजागर किया, सदन के अंदर आज भी हमारा कोऑर्डिनेशन आप देखिए पिछले 1 हफ्ते से क्या हम सब एक साथ मिलकर एसआईआर को लेकर सदन के बाहर, सदन के अंदर हम क्या विरोध एक साथ एकजुट होकर नहीं कर रहे हैं। तो सदन के अंदर हमारी इंडिया गठबंधन हम काम कर रहे हैं। अगर मैं आपकी बात मान लूं कि सारे पार्टीज एक साथ काम नहीं कर सकते, अपने एस्पिरेशंस हैं, मैं बिल्कुल बात मानता हूं असेंबली इलेक्शन में, लेकिन क्या कुछ नेशनल मुद्दे नहीं हो सकते थे जिस पर एक स्टीयरिंग कमेटी बन सकती थी या कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बन सकता था? आप सोच सकते हो, पर वो नेशनल प्लेटफॉर्म ही तो पार्लियामेंट है, वो मंच ही क्या है जहां वो राष्ट्रीय, पार्लियामेंट से ज्यादा राष्ट्रीय मंच क्या हो सकता है। हम तो ये चाहते हैं कि पार्लियामेंट आज 70-80 दिन बैठता है, कल को जाके 90-100 दिन बैठे, ताकि लोग अपने सवाल और पूछ पाएं, लोग अपने क्षेत्र के बारे में और जान पाएं और इस सरकार की जवाबदेही भी लोगों के प्रति और बढ़े। पर मुझे लगता है कि जब सदन गठित होता है तब हमेशा हमारे फ्लोर लीडर्स की बैठक होती है, हर दिन कभी कभी बैठक होती है, तो वही हमारा स्टीयरिंग कमेटी है, वही राष्ट्रीय मंच है। उसके अलावा जहाँ जहाँ पे अगर कोई मुद्दा आता है, जैसे ईवीएम का मुद्दा आया या एसआईआर का मुद्दा आया, आप देखेंगे कि ऐसे कुछ विषय पर हम सब एक होंगे। तो इंडिया अलायंस, इंडिया ब्लॉक इज नॉट डेड, इट इज अलाइव। नॉट एट ऑल। इफ यू सी इन पार्लियामेंट वी आर वेरी मच अलाइव एंड किकिंग। ओके, बहुत सारे सवाल जो मेरे पास आए नेशनल मुद्दों पर, एक्चुअली इसके जवाब एक्चुअली शायद आपके पास हो ना हो, बट एटलीस्ट ये आप जानते हो कि लोग ये चीजें सोच रहे हैं। डीलिमिटेशन का जो मुद्दा है, और मैं सिर्फ आसाम की बात नहीं कर रहा हूं, नेशनली मैं जो बात कर रहा हूं, जो हमारे प्रधानमंत्री जो नया संसद बनाया है जिसमें 800-900 सीट्स हैं, जिसका कैंटीन इतना छोटा है कि सारे सांसद, अगर ये 800 सांसद आ गए, कैंटीन में बैठने की जगह नहीं है, हमको बाहर जाके अपना खाना खाना पड़ेगा, इतना छोटा कैंटीन है वहां पे। तो करना तो यही चाहते हैं, जब 800 सीट आए हैं तो भरेंगे, तो डीलिमिटेशन होगा।
तो ये नॉर्थ वर्सेस साउथ का जो डिवाइड हो रहा है, डीलिमिटेशन का जो मुद्दा बन रहा है, अ लॉट ऑफ पीपल आर आस्किंग इसके कांग्रेस ने अपना पोजीशन इस पे क्लियर नहीं किया है. व्हाट इज द कांग्रेस पार्टीज पोजीशन कि डीलिमिटेशन होगा, नॉर्थ में बिहार और यूपी मिलाकर 200 सीट हो जाएंगे, साउथ के सीट्स कम हो जाएंगे. तो क्या आप लोग का जो पुश एंड पुल है नॉर्थ एंड साउथ के लिए, इसीलिए आप लोग एक क्लियर स्ट्रेटजी नहीं बता पा रहे हो? देखिए, कांग्रेस का इतिहास राष्ट्र निर्माण से जुड़ा हुआ है. कांग्रेस का इतिहास स्वाधीन भारत को एकजुट करने की प्रक्रिया से जुड़ा हुआ है. और भारत में जो विविधता है, इसमें आप आप सभी को एकजुट रख सकते हो जब आप सभी के पक्ष को सुनोगे और सभी के पक्ष को जानने की और समझने की कोशिश करोगे. ये स्कूल नहीं जहाँ पे कोई हेडमास्टर है. भारत एक देश है जहाँ से उत्तर पूर्वांचल से आता हूँ, एक समय में ऐसे भी कुछ राज्य थे जो भारत यूनियन में नहीं रहना चाहते थे. करेक्ट. दक्षिण भारत में भी अपने भाषा को लेकर बहुत से आंदोलन हुए हैं. तो इसीलिए हम हमेशा चाहते हैं कि डिलिमिटेशन हो, लेकिन एक प्रक्रिया के द्वारा हो, एक कंसल्टेटिव प्रक्रिया के द्वारा हो. क्योंकि अनुवाद होगा, वार्तालाप होगा, हम आपकी बात सुनेंगे, आप मेरी बात सुनेंगे, हम एक मध्य रास्ते पे आएंगे, तब जाके हम सबकी आपसी सहमति बनेगी. सहमति बनेगी तो स्थिरता रहेगी. अगर सहमति नहीं है, अगर हमने बुलडोज किया, आप पर हमने जोर लगाया, तो आप शांत है पर सहमत नहीं है. आपने उसको टॉलरेट कर रहे हैं, उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे. तो अगर एक्सेप्टेंस हमें चाहिए, स्टेबिलिटी हमें चाहिए, तो जो प्रक्रिया है हम चाहते हैं कि वो डेलिब्रेटिव हो, डेमोक्रेटिक हो, कंसल्टेटिव हो, और सभी के एस्पिरेशंस है, सभी की एंग्जाइटीज़ है, सभी की एंग्जाइटीज़ को तवज्जो मिलना चाहिए. वो चाहे उत्तर का हो, दक्षिण का हो, पूर्व का हो या पश्चिम का हो. सो देयर इज नो ब्लैंकेट स्टेटमेंट कि नहीं डीलिमिटेशन को 25 साल के लिए और अभी रोक दो. बहुत सारी जो पार्टीज कह रही हैं, आप कह रहे हो कि करो, लेकिन एक कंसल्टेटिव follow the process. Understand the aspirations. What Rahul Gandhi has said inside Parliament, that India is a union of states. Underline union. And so if what will keep the union together is mutual respect and dialogue. So that is why we are saying that delimitation, which is a very powerful project to redraw the nation, should be kept keeping in mind that the union needs to be intact, the union needs to be strong. और दूसरा जो बड़ा ज्वलंत मुद्दा है जिस पर बहुत सारे लोग, आई मीन इट्स सैड दैट आफ्टर 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस भी हम इस चीज को लेकर लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, एक दूसरे को झापड़ मार रहे हैं, वो है हिंदी इंपोजिशन का मामला. और ऑब्वियसली हिंदी इंपोजिशन से आप उसका बैकफायरिंग भी देख रहे हो, क्योंकि ऑब्वियसली रीजनल पार्टीज आर आल्सो गोइंग टू यूज द काउंटर इफेक्ट. चाहे वो तमिलनाडु में आप देख रहे हो, महाराष्ट्र में देख रहे हो, और आप जिस तरीके से बंगाली स्पीकिंग लोगों को जिस तरीके से खंगाला जा रहा है, बाहर निकाला जा रहा है, आई एम श्योर ममता बनर्जी को भी बहुत अच्छा एक और अपॉर्चुनिटी इससे मिल जाएगा. कांग्रेस पार्टी का स्टैंड क्या है? अगेन मुझे हिंदी वन लैंग्वेज, नेशनल लैंग्वेज. अगेन हम व्हाई इम्पोज? लोग अपने आप विभिन्न भाषाओं को एक्सेप्ट कर रहे हैं, बोलने लगे हैं. आप सामाजिक माध्यम देखेंगे तो हिंदी भाषी के अलग अलग हिंदी कंटेंट, अगर आपने हिंदी कंटेंट डाला तो आपके और व्यूअर्स होंगे, अगर आपने अंग्रेजी में डाला तो इतने व्यूअर्स नहीं होंगे. Correct. तो धीरे धीरे जो सोसाइटल एटीट्यूड्स है टुवर्ड्स हिंदी कि हैज़ चेंज्ड अ लॉट. हिंदी many people want to speak Hindi fluently, want to learn Hindi. At the same time, nobody wants their regional language to lose out. आज भी बहुत से भाषाएं हैं जिनको जो दर्जा मिलना चाहिए नहीं मिल रहा, और कहीं ना कहीं धीरे धीरे उनकी बोली भी कम होती जा रही है. जैसे मैथिली भाषा हो, जैसे भोजपुरी भाषा हो. हमारे ही असम के अंदर विभिन्न ट्राइब्स हैं, उनके भाषा हैं, बोडो भाषा, कार्बी भाषा. तो भारतीय भाषाओं को सम्मान मिले और सभी को सह सम्मान मिले, वो भोजपुरी हो, मैथिली हो, तमिल हो, तेलुगु हो, हिंदी हो, मराठी हो, पहाड़ी हो, सबको वो तवज्जो मिले. तो ये जो आज सरकार ये काम नहीं कर रही, इसी को लेकर हम चिंतित हैं. नहीं तो मुंबई के लोगों को हिंदी बोलने में क्या आक्रोश है, उनका कोई परहेज नहीं. लेकिन अगर इम्पोज करोगे, और इम्पोज करने वाला भी कौन है? केंद्र सरकार. मेरे भाषा पर, हमारी बोली पर केंद्र सरकार का इतना भी ये रोब, ये अपना ये ताकत आजमाना, ये अपना निर्देश देना मुझे लगता मुनासिब नहीं. नाउ आप जो कह रहे हो वो लॉजिकल है, मैं मानता हूं, लेकिन
हम बात हमेशा लॉजिकल ही करते हाँ, हैं। लेकिन लॉजिकल और पॉलिटिकल में बहुत अंतर होता है। अब इसको लेकर राजनीति हो रही है, चाहे वो इंपोजिशन की राजनीति हो या इसको रेजिस्टेंस करने की राजनीति हो। कम्युनलिज्म, कम्युनल पॉलिटिक्स को खेला जा रहा है। माय क्वेश्चन इज कि आप लॉजिकल बात कर सकते हो, लेकिन इसको जनता तक पहुंचाने और उसको हार्वेस्ट करने के लिए पॉलिटिकल कैसे हो गए? कोई या तो कोई कल्चरल रेनेसांस हो जो कांग्रेस लीड करती है, बोलती है कि भाई हमारी जिंदगी है, हमारा भाषा, हमारी रिलीजन एंड वी शुड रिस्पेक्ट एवरीथिंग। अब कम्युनल पॉलिटिक्स फॉर एग्जांपल, उसका जवाब क्या है? आपने लॉजिकल बात तो कर दी, लेकिन उसका पॉलिटिकल जवाब क्या होगा? मोहब्बत की दुकान चलेगा, लोग मानेंगे? जब तक भारत में विविधता रहेगी तब तक उस विविधता में लोग बंटवारे की राजनीति करेंगे और कुछ लोग उस विविधता के पश्चात भी एकता की राजनीति करेंगे। एकता और विभाजन की राजनीति पहले भी थी, आज भी है, कल भी रहेगी। और इसीलिए हमें ज़रूरी है कि जो भी चुनाव हो, जिस चुनाव के द्वारा जनता चुनती है कि उनको कौन सा राजनीतिक वातावरण या विचारधारा पसंद है, चुनाव अगर निष्पक्ष हो, चुनाव समय अनुसार हो, तो जनता तय करे, भारत की जनता भारत का भविष्य तय करे, ये हमारी मांग है। और दूसरी बात आकाश जी, मैं जो आपने कहा एक सांस्कृतिक आंदोलन, उसको मैं बहुत मानता हूँ। भारत में जो हमारी संस्कृति है बहुत रिच है, डाइवर्स है, कल्चर है। तो मुझे नहीं लगता कि एक राजनीतिक दल एक कल्चरल रेवोल्यूशन लीड कर सकता है। कल्चर रेवोल्यूशन ज़रूरत है। भारत की कल्चर की सिविलाइजेशनल वैल्यूज़ को लेकर एक जंग, एक स्ट्रगल की ज़रूरत है। एक पॉलिटिकल पार्टी जिस प्रकार की कांग्रेस पार्टी, उस स्ट्रगल का एक अंश है। जो बात बार बार राहुल गांधी जी कहते हैं कि इट्स अ क्लैश ऑफ आइडियाज़, इट्स अ क्लैश, व्हाट वी आर कंटेस्टिंग विद द बीजेपी इज अ क्लैश ऑफ आइडियाज़। व्हेन यू टॉक अबाउट कल्चर स्पेसिफिकली, I think now we're expecting too much from a political party, and maybe it's not right for a political party to lead. It'll be part of a cultural revolution, but I would like जो गाने जो हम छोटे उम्र में हमने सुना, मिले सुन मेरा तुम्हारा, जो संस्कृति है, जो हमारे पंडितों ने कहा, जो हमारे धर्म ग्रंथों में है, जो हमारे शास्त्रों में है, जो हमारे महान पुरुषों ने किया, हर महान पुरुष, चाहे वो महात्मा गांधी हो, पंडित नेहरू हो, सरदार पटेल हो, सभी ने अपने धर्म के साथ दूसरे धर्मों को भी समझने की कोशिश की। मैं बिल्कुल बात मानता हूं, लेकिन आपने ये जो एकता की राजनीति का, वेरी इंटरेस्टिंग। बंटवारे की राजनीति हो रही है, हमें सब कुछ दिखता है। बंटवारे में की राजनीति में भाषा किस तरीके का इस्तेमाल हो रहा है, किस तरीके का प्रोवोकेशन हो रहा है, अस वर्सेस देम, 80, मैं आपको 50 स्लोगन अभी यहां गिना सकता हूं बंटवारे की राजनीति का। अब आप जो एकता की राजनीति कह रहे हो, कॉन्सेप्ट तो इंटरेस्टिंग है, लेकिन क्या कांग्रेस उस एकता की राजनीति को ग्राउंड लेवल तक ले जा पा रही है? आपके स्लोगन्स कहां है, वो पुल कहां है, मैग्नेट कहां है? देखिए, मैं मानता हूं कि भाजपा स्लोगन्स में हमसे बेहतर है। उनके स्लोगन्स, कौन उनके बॉम्बे में कौन उनका एड डायरेक्टर बैठा है जो उनके करोड़ों के रुपए में उनके लिए उनके एड के स्लोगन्स लिखते हैं, पता नहीं। क्योंकि उनके स्लोगन्स एकदम वो कैडबरी चॉकलेट की तरह है कि एक बार, या 8 चीज़ का कार्ड या कमर्शियल की तरह है कि एक बार पढ़ लिया, सुन लिया तो आ जाता है। तो आपके भी अगर पहचान में या आपकी भी जानकारी में कोई अच्छा एड राइटर हो तो हमको भी दीजिए, मैं कोशिश करूँगा कि हम उनके क्रिएटिविटी को हम आजमाएं। But you realize कि there is work to be done. I realize that BJP, when it comes to marketing, advertising, promoting, they spend a lot of time, money, effort into it. ठीक है। And therefore that leads to a difference in the impact. इस बात को लेकर मेरी काफी झड़प नहीं बोलो, विवाद होता है, दिस साइड ऑफ द आइल वर्सेस दैट साइड ऑफ द आइल। मैं जानना चाहूंगा कि आप इसके बारे में क्या सोचते हो। बीजेपी की मार्केटिंग स्ट्रेटेजी A1 है, और जिस तरीके से मीडिया को उन लोग ने कंट्रोल किया है, इज अ वेल नोन थिंग, तो इसको हमने साइड में रख दिया। बहुत लोग कहेंगे कि नहीं, उनके पास धर्म का सहारा है, तो हमने धर्म को है, चलो उसको भी हमने यहां रख दिया। लेकिन पॉलिटिक्स में जो ऑल्टरनेटिव विजन, जो आपने भी बोला कि जनता जरूर वोट देगी अगर उनको वोट करने दिया जाए, इलेक्शन सही टाइम पर हो और ठीक से हो, दैट ऑल्सो स्टार कंडीशन। लेकिन अगर उनको ऑल्टरनेटिव दिखे, अब 11 साल के बाद अब आप क्या कहोगे कि कांग्रेस अब ऑल्टरनेटिव के तरीके से और अच्छा काम कर रही है? आप एक ऑल्टरनेटिव दिखा पा रहे हो लोगों को? अगर बीजेपी कह रही है कि हम नेशनलिज्म का, हिंदुत्व का एक झंडा ले रहे हैं, कांग्रेस का जो झंडा है वो क्या है? ऑल्टरनेटिव विजन क्या है?
देखिए, आप शुरुआत अगर 11 साल से करोगे तो वहाँ पर आप और मेरे में अंतर आएगा, क्योंकि मैंने आपको कहा कि 2023 के या 22 के भारत जोड़ो यात्रा का पहला और भारत जोड़ो यात्रा के बाद कांग्रेस में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तो आप 11 साल से आप शुरुआत करते हो, मैं तो आज से 4 साल पहले से मैं ही शुरुआत करता Okay. हूँ। और 4 साल में चाहे वो मोहम्मद की दुकान हो, चाहे उत्तर पूर्वांचल में आज हमने मणिपुर जैसे जगह पे दो हमारे सांसद हैं, नागालैंड से बहुत दिन बाद हमारे वहाँ पे एक संसद है, चाहे वो 2024 में हमारे निर्वाचन का रूप हो, या आज भी हम जिस प्रकार से एक बुलंद विपक्ष हो रहे हैं, चाहे जितना भी ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स का प्रेशर जितना भी हमारे दल के नेताओं पर आया, हमारे अकाउंट्स को फ्रीज करने की जब्त की, जितना भी उन्होंने सपना देखा कांग्रेस मुक्त भारत का, हमने उस सपने को ऊपर हमने पानी फेंका और कांग्रेस मुक्त नहीं, कांग्रेस और आज ताकतवर है 2014 के तुलना में। तो मैं देख रहा हूं कि हम आगे बढ़ रहे हैं। और आज के तारीख में अगर मैं बताऊं, जो सामाजिक न्याय की जो हम बात कर रहे हैं, बहुत से लोगों को इस भाषा जो कांग्रेस के नेताओं की तरफ से निकल रही है, पिछड़ों के हक में जो हम बातें कर रहे हैं, दलितों के हक में जो ये बातें कर रहे हैं, कहीं ना कहीं कुछ लोग इस भाषा को समझ नहीं पा रहे, और या कांग्रेस के दायरे में इस भाषा को फिट होते हुए नहीं देख पा रहे। लेकिन मेरा पूरा विश्वास है कि ये एक नया रूप आप कांग्रेस का देख रहे हो सामाजिक न्याय में, जहां पर हम विभिन्न वर्गों की बात करें, क्योंकि वे कुछ ऐसे दल हैं जो इन वर्गों का प्रतिनिधित्व करते तो है, लेकिन धीरे धीरे पिछले 10-11 साल में सीबीआई, इनकम टैक्स और ईडी के दबाव में उन्होंने इन वर्गों का साथ छोड़ दिया है और भाजपा के साथ वो मिल चुके मैं हैं। आपके हर बात से अग्री करूंगा इस जवाब में, एक्सेप्ट द फैक्ट इज दैट आपको नहीं लगता है कि कहीं ना कहीं जो एक पुश अप मिला था 2024 में, एक हवा बदली थी। और मैं ये बोलता हूं कि हम तो चैनल एनालिटिक्स में देख सकते हैं और क्लियरली कमेंट्री से समझ में आ रहा था कि हवा बदली है, लोग और सवाल पूछने के लिए और अग्रसर हो रहे थे। लेकिन फिर जो असेंबली इलेक्शंस में आए, वहां जाकर थोड़ी सी फिर से एक नैरेटिव स्लिप होने लगा। हम मानते हैं कि हरियाणा, महाराष्ट्र में जो चुनावों में जो हार हुई वो हमारे लिए सेटबैक है, वो हम मानते हैं। हमारी व्यक्तिगत राय, मेरी व्यक्तिगत राय ये है कि हर चुनाव को गंभीर रूप से अगर हमें तैयारी करनी है तो लगभग 2 साल पहले से ही हमें करनी होगी। मैं अपने चुनावों को इसी प्रकार से मैं तैयार होता हूँ। अगर 24 में चुनाव है तो मैं 22 में तैयार हूँ। और आज भी मैं अपने नेताओं को यही कहता हूं कि हम 25 में हैं तो 27 में जो राज्यों में जो चुनाव होने वाले हैं, उत्तराखंड में, गुजरात में, हिमाचल में, वहां की तैयारी आज से शुरू होनी चाहिए असम? थी, और असम की तैयारी पिछले साल हो जानी चाहिए थी। तो ये मेरा मानना है। तो हाँ, हमने हमारे साथ ये सेटबैक्स हुए हैं हरियाणा, महाराष्ट्र में, बट वी हैव ओवरकम these setbacks before. We have faced these setbacks before and we know how to again rise up from these setbacks. देन आखिरी के कुछ सवाल अगर हम बात करें तो वो मेलोडी जैसी चॉकलेट, वो वाला जो सवाल जो पूरा देश पूछना चाहता है, खासकर की जो बीजेपी पूछती रहती है, इफ नॉट मोदी देन हु। आज आप भारत जोड़ो यात्रा से बात कर लीजिए या 2014 से बात कर लीजिए, आज उस सवाल का, वो सवाल क्या कम पूछ रहे हैं लोग, या उस सवाल का अब हमारे पास जवाब है, इफ नॉट मोदी देन हु? देखिए, ये सवाल आज सबसे ज्यादा भाजपा और आरएसएस के अंदर बात हो रही है कि अगर मोदी, इफ नॉट नहीं, मोदी के बाद कौन। और इसीलिए इतने महीनों से वो अपने देश के जो उनका नेशनल प्रेसिडेंट है वो चुन नहीं पा रहे। और इसीलिए कभी कभी आरएसएस की तरफ से भी बयान आ जाते हैं कि 75 इयर्स हो गया है, ये तो रिटायरमेंट का एज है। तो ये जो सवाल है, मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा अगर प्रासंगिक है वो भाजपा और आरएसएस में। जहाँ तक देश की बात आती है, लोकसभा का चुनाव नहीं है, देश ने पिछले वर्ष एक मतदान दिया है जिसका हम सम्मान करते हैं। देश ने हमें विपक्ष में बैठने का हमें जिम्मेवारी दी है, भले ही पहले से ज़्यादा और मजबूत और ताकतवर विपक्ष के नाते। तो वो हम अपनी जिम्मेवारी, अपनी कर्तव्य को हम निभाएंगे। मुझे नहीं लगता कि अगर वो 400 तक पार नहीं हो पाए तो आज उन्होंने संविधान को बदलने का सपना छोड़ दिया है। आज भी वो सपना कायम है, आज भी वो कोशिश कर रहे हैं। और ये एसआईआर जो आज पूरे देश में वोटों का अधिकार
जो जिन वोट के आधार पर पिछले साल ही प्रधानमंत्री मोदी जी प्रधानमंत्री बने, जिस वोटर लिस्ट के आधार पर ये सरकार आई, आज उसी वोटर लिस्ट पे ये संदेह है। तो हम तो यही कहना चाहेंगे कि अगर ये वोटर लिस्ट में इतनी ही गलतियां हैं, इतना ही अगर गलत हुआ है, तो पहले उस चुनाव आयोग जो कमिश्नर था उस पर कार्रवाई हो और सरकार फिर पूरी अपना सत्ता छोड़े और दोबारा चुनाव हो। फिर दोबारा आप वोटर लिस्ट बना के फिर दोबारा लोकसभा करिए, SIR क्या कंप्लीट होने के बाद दोबारा आप लोकसभा चुनाव करिए। तो जब आपको मुनासिब लगा, आपने वो पुराना वोटर लिस्ट ठीक था और आपको आज मुनासिब नहीं है, तो आपको वोटर लिस्ट में खामी और गलतियां दिख रही हैं, तो इस प्रकार का राजनीति नहीं होगी। और ये जो दोहरी राजनीति है, जिम्मेवार विपक्ष होने के नाते हम देश के सामने उठाएंगे। मेरे लास्ट कुछ जो सवाल हैं वो थोड़ा फ्यूचर रिलेटेड है। ये कोई मैंने फैक्चुअल जवाब तो नहीं हो सकता, ये थोड़ा सा क्रिस्टल बॉल गेजिंग है, लेकिन आप भी जानते हो पॉलिटिक्स में थोड़ा सा फ्यूचर तो सभी देखना चाहते हैं। क्या ये जो चीज हम देख रहे हैं, जहां तक ये इलेक्टोरल रोल्स का रिवीजन है, क्या हम ऐसी चीजें और देखेंगे जैसा बीजेपी अगर अपने आप को थोड़ा सा कॉर्नर में पाए? ये तो इसमें तो कोई डिबेट है नहीं है कि बीजेपी अपने आप को एक टाइट स्पॉट पे पा रही है बिहार में, इसीलिए इतना सब कुछ रिवीजन हो रहा है। आई मीन मैं आई स्टिक माई नेक आउट, ये बात तो मैं भी मानूंगा कि उनको लग रहा था कि थोड़ा सा हाथ से सिचुएशन फिसल रहा है। अगर ऐसे ही चीजें फिसलती रही तो आपको नहीं लगता है कि ये कोई स्मूथ ट्रांजिशन ऑफ डेमोक्रेसी नहीं होगा? इसमें और भी ऐसे पैतड़े सामने आने वाले हैं अगले कुछ दिनों में। देखिए, हम तो पहरा देंगे, हम तो सतर्क हैं। राहुल गांधी जी ने कहा भी है कि चुनाव आयोग जिस प्रकार से भी अगर वो अपनी कर्तव्य का उल्लंघन कर रही है, तो हम तो पहरा देंगे और उनको उनकी गलतियों को पकड़ने की पूरी कोशिश करेंगे। तो हम तो इतने आसानी से देश के साथ इस प्रकार से अन्याय होने नहीं देंगे। और मुझे लगता है, जैसे आपने कहा, कि अगर बिहार में भाजपा हारेगी तो पूरा हरियाणा और महाराष्ट्र में जीत का जो भी फायदा हुआ 1 सेकंड में खत्म हो जाएगा। ओके, एंड जहां तक राहुल गांधी की बात है, तो आप लोग की स्ट्रेटजी कैसे रहती है पार्लियामेंट में? आप लोग के डिसएग्रीमेंट्स होते हैं या यू आर ऑल इन सिंक? नहीं, राहुल गांधी जी पार्लियामेंट में, मैं कंप्लेंट नहीं कहना चाहूँगा, ये मैं अप्रिसिएशन की तरफ से मैं कहना चाहूँगा कि वो पार्लियामेंट में लोकसभा लीडर होने के नाते कांग्रेस पार्टी को तो एकदम मिलिट्री की तरह चलाते हैं। वो थोड़ा काफ़ी सख्त हैं, बहुत सी चीज़ों का वो खुद देखते हैं और कहीं ना कहीं मैं तो इस सख्ती का और अनुशासन पे ध्यान जो वो दे रहे हैं उसका तो मैं स्वागत करता हूँ। और इससे ज़्यादा बोलना भी मेरे लिए वाजिब नहीं होगा। अगर मैंने ज़्यादा बोल दिया तो कल को जाके शायद मेरी ही नौकरी चले जाए। लेकिन दिस इज समथिंग दैट बहुत लोगों ने हमारे चैनल पर भी बोला है और मैंने भी इसके बारे में बात किया है कि जहां ऑपोजिशन की बात है, और ब्रिटिश पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में ये काफ़ी कॉमन चीज़ भी है, शैडो कैबिनेट। डू यू एडमिट और वुड यू अग्री कि जहां तक सरकार को कटघरे में खड़ा करने की बात है, हर दिन हर इशू पर कांग्रेस उतना सक्सेसफुल नहीं हो पाई है? अगर होती कि अगर एक शैडो कैबिनेट होता कि भैया आपका फॉरेन मिनिस्टर है तो ये हमारा शैडो मिनिस्टर है, ये हमारा होम शैडो मिनिस्टर है, और सरकार को हर जगह फिर चेक किया जाता, सरकार थोड़ी सी और डरती ऑपोजिशन से। You know, I don't know why there is this fascination for shadow cabinets. Do our parliaments need to function better, more effectively? Yes. Do our committees need more strength? Yes. Do our parliamentarians need to be held more accountable? Yes. So, but I do see that amongst many people that there is a fascination for shadow cabinets. But if you read not only what I say, but what others say, there are many things that needs to be reformed in our parliamentary system. My personal endeavor is to make our parliamentary committees more powerful. Okay. आज के तारीख में पार्लियामेंट्री कमेटी का कोई ओवरसाइट नहीं सीबीआई पर, एक पार्लियामेंट्री कमेटी का कोई ओवरसाइट नहीं इलेक्शन कमीशन पर। आज एक ये तर्क आता है कि हम इलेक्शन कमीशन पर अगर हम ये चर्चा करें तो उनके बिहाफ पर बात कौन रखेगा? I mean, these are clerical reasons for not having a debate, but at least there should be a parliamentary oversight. जो बुला सके इलेक्शन कमीशन हो, इन सब चीजों का जवाब दीजिए। आप बोलो, और बेशक वो एकदम क्लोज डोर मीटिंग हो, बेशक एकदम सीनियर लीडर्स ही हो, बेशक उसमें सब आम मेरे जैसे साधारण सांसद ना हो, एकदम क्लोज डोर, एकदम
मोस्ट सीनियर मोस्ट उसमें वो हो, और वैसे ही आप सीबीआई का करो, वैसे ही आप एनएसए को बुलाओ। मुझे तो मैं जब मैं विदेशों के सांसदों से बात करता हूं और उनके कमिटीज की ताकत देखता हूं कि अमेरिका में एफबीआई के डायरेक्टर को बुला सकते हैं, क्या हम एनएसए को बुला सकते हैं कि पहलगाम में एंड क्या इट इज हुआ? टेलीवाइज्ड, वहां तो हमको चलो टेलीविजन नहीं नहीं चाहिए, बट वहां हाँ क्योंकि टेलीविजन से फिर सब रोल प्लेइंग भी आ जाता है। करेक्ट। तो पर ताकत तो है। तो ये मुझे लगता है कि ये मेरा रिफॉर्म एजेंडा है, टू मेक पार्लियामेंट कमिटीज मोर स्ट्रॉन्गर, टू हैव सम चेक ओवर लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज। नहीं तो सीबीआई जो केज पैरेट है वो आज ईडी बन गया है, but there is no parliamentary oversight. Parliament belongs to the people. But I must say that this is not the only idea that needs to be debated. There are many other ideas around defection, या around the role of a speaker. अगर आज कोई हम किसी अपने पार्टी के एमएलए या एमपी को डिस्क्वालीफाई करना चाहते हैं, हमें स्पीकर को, विधानसभा के स्पीकर को हमें एप्लीकेशन देना होता है, और डिस्क्वालिफिकेशन के पिटिशन स्पीकर के दफ्तर में सालों साल तक पड़े रहते हैं। तो बहुत सी चीज़ें पर हमें देश को आपके माध्यम के द्वारा, विभिन्न माध्यम के द्वारा, पार्लियामेंट्री को हम आज के आधुनिक भारत के लिए, नई पीढ़ी के लिए, और हम कैसे उसमें मॉडर्नाइजेशन ला सकते हैं, ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी ला सकते हैं, ताकि लोगों का विश्वास पार्लियामेंट में बना रहे, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में बना रहे। तो इसको लेकर चर्चा और विचार की ज़रूरत है। एक और क्रिस्टल बॉल गेजिंग है। केटीआर के साथ पिछले हफ्ते, केटी रामाराव के साथ एक इंटरव्यू में उन्होंने एक प्रेडिक्शन किया था कि 2029 लोकसभा में कांग्रेस और बीजेपी दोनों 150 तक ही सीमित रहेंगी, और इट विल बी द रीजनल पार्टीज। नाउ द पॉइंट इज दैट बीजेपी का अगर वही ट्रेंड रहा तो वो और सीट्स कम हो सकती हैं, लेकिन इस बात की क्या गारंटी है कि रीजनल पार्टीज फिर से डोमिनेंस में नहीं आएंगे? डू यू थिंक दैट रीजनल पार्टीज को भी कांग्रेस पार्टी को सोचना पड़ेगा उसके बारे में, या सिर्फ बीजेपी के बारे में सोचना पड़ेगा? In politics, a week is a long time. Yes. Forget about 2029. There are many weeks from where we are now sitting in 2025 and 2029. We'll get there when we get there. But right now, every week, in Indian politics, is long. There's always something happening. It's dynamic. There's vibrancy. Yeah. So I think, we'll touch that question when we get there. Last question: has the hunger increased in the Congress party to do better, to win more, to fight the battle more? Bhook. You see, I disagree with the premise that the hunger was not there before. You know the Congress party, there are a lot of power hungry people here. Yes. Right? So, and if you read the history, there are a lot of shrewd politicians also who know how to, seize power and use that power for the greater good. So I think the Congress party has a lot of, politically wise people. All I can say, our preparations for elections has definitely become better. Hunger was there, hunger is now, but that hunger is now being complemented with better and earlier preparations for elections. In my opinion, it can still be more earlier and advanced. I certainly hope so, because opposition is something also that the country deserves, and a balanced democracy is something that we've always asked for here on the Deshbhakt. Gaurav, many thanks. Thank you for Akash. having this conversation. Thank you so much. And for taking all the questions. Thank you so much.